एक ऐसे नौजवान की दास्तान जो चाहता तो था शराफत की जिंदगी गुजारना, लेकिन उसको दुनिया ने शराफत की जिंदगी गुजारने नहीं दी। और फिर जब उसने जून की दुनिया में कदम रखा तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी उससे पनाह मांगने लगा। माफिया। लाहौर के सरहदी कस्बे बेली से तकरीबन निस्फ मील दूर ऊंचे टिब्बे पर वाकई इस पुरानी हवेली को पुलिस ने घेरे में ले रखा था। हवेली की चारों तरफ बरगद, पीपल और नारियल के दरख्तों की बहुतात थी और ये पुरानी हवेली मुकम्मल तौर पर इन दरख्तों में कैमोफ्लाई थी। टिब्बे के चारों तरफ धान की लहराती हुई फसलें थी। पूरी फिजा धान की बैग से रची हुई थी। एक कच्चा रास्ता हवेली से कस्बे की तरफ चला गया था। किसी जमाने में उस कच्चे रास्ते पर सिर्फ बैलगाड़ियां या हवेली के मालिक उस इलाके के सबसे बड़े जिम्मेदार चौधरी बरकत अली का यका चला करता था। ये कुशादा कच्चा रास्ता सिर्फ हवेली तक आने जाने वालों के लिए मखसूस था। इससे आगे कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए लोग आमतौर पर उस तरफ आते भी नहीं थे। हवेली की अरबी सिमत में तकरीबन 200 गज के फासले पर वो लकीर थी जो पाकिस्तान को भारत से अलग करती थी। सरहद की निशानदेही के लिए थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थी। उन बुरियों के साथ साथ सरहद के दोनों तरफ कच्चे रास्ते से सरहद के मुतवादी ये रास्ते सिर्फ इतने चौड़े थे कि उन पर सिर्फ जीप ही चल सकती थी। भारत और पाकिस्तान के रेंजर्स के जवान उन जीपों पर सरहद के साथ साथ गश्त करते रहते थे। सरहद के दूसरी तरफ तकरीबन 1 मील के फासले पर सिखों का एक छोटा सा गांव था और शनीद ये थी कि सरहद पर रेंजर के गश्त के बावजूद उन दोनों तरफ के सरहदी देहातों के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। जब पाकिस्तान मारदे वजूद में आया तो सरहद के उस तरफ आबाद सिखों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों के काफनों को खूब जी भरकर लूटा था। मुसलमानों पर इतना जुल्म शायद हिंदुओं ने भी ना किया हो जितना उन सिखों ने किया था। ये लोग न सिर्फ मुसलमानों के काफनों को लूट लेते थे बल्कि कत्लो गारत की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम हुई जिन्हें आज भी पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बूढ़ों, बच्चों और जवानों को इस तरह बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता कि वहां के खेत उनके खून से सैराब हो जाते। मासूम और शीरख्वार बच्चों को माओ भी छातियों से छीनकर उन्हें टांगों से पकड़कर इस तरह चीर दिया जाता जैसे कोई नाराज बच्चा अपनी बुढ़िया तोड़कर फेंक देता है। जवान और हसीन लड़कियों को उनके माँ बाप और भाइयों के सामने नंगा करके उन्हें बेआबरू किया गया। गैंगरेप के ऐसे ऐसे मनादर देखने में आए कि रूह तक कांप उठती। मासूम जवानियों की चीखों से आसमान कांप उठा था, जमीन थर्रा गई थी, मगर उन दरिंदा सिर्फ सिखों पर उनकी चीखों पुकार का कोई असर नहीं हुआ था। मासूम और बेगुनाह जवान लड़कियों को बेआबरू करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता। उनकी लाशें खेतों में तड़पती रहती और उनके जख्मों से बहने वाला खून खेतों की जमीन को सैराब करता रहता। हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले निहत्थे और बेसरो समान मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने वाले वही सिख आज मुसलमानों की दोस्ती का दम भर रहे थे। सरहद पर रेंजर के गश्त के बावजूद दोनों तरफ से स्मगलिंग का सिलसिला जारी था। भारत को अनाज की कमी का मसला था। पाकिस्तान के सर्दी इलाकों में रहने वाले बेजमीर लोग दौलत के लालच में पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में अनाज, घी, तेल और खुर्दो नोश की एशिया भारत को स्मगल कर रहे थे। चौधरी बरकत अली उस इलाके का नामी ग्रामी जिम्मेदार था। कई मुरब्बा इरादी थी जो हिंदुस्तान की सरहद पर फैली हुई थी। सुबह वह सफेद घोड़े पर बैठकर अपनी जमीनों के मुआयने को निकलता तो वापसी पर शाम हो जाती। चौधरी बरकत अली जितना जालिम और संदिल जिम्मेदार था, इतना ही वो एक नेक और हमदर्द भी इंसान था। उसके मजारे उसके सामने आते हुए थर थर कांपते थे तो उससे खुश भी थे, क्योंकि जरूरत के वक्त यही जालिम और जाबर जिम्मेदार उनके लिए रहमत का फरिश्ता बन जाता था। चौधरी बरकत अली की एक हवेली वेनी गांव में भी थी, लेकिन वो ज्यादातर टिब्बे वाली उस हवेली में रहा करता था। उसका सबसे बड़ा बेटा इन दिनों तालीम के सिलसिले में वलायत किया हुआ था। एक बेटी थी जो शहर से बैटरक करने के बाद कॉलेज में दाखिला लेकर वहीं हॉस्टल में रह रही थी। गांव से पक्की सड़क तक कई मील का रास्ता कच्चा था जिस पर सिर्फ बैल गाड़ियां और ट्रैक्टर ट्राली ही चलती थी। उस जमाने में बहुत कम जिम्मेदारों के पास मोटरें थी, अलबत्ता यक्के सबके पास थे जो खूब सजे सजाए होते थे। गांव से शादीपुर तक कच्चे रास्ते पर सफर करने के दौरान इतनी मट्टी उड़ती थी कि मंजिल पर पहुंचकर सफर करने वाला अपने आप को पहचानने से ही इनकार कर देता था। इलाके में चौधरी बरकत अली के कुछ दोस्त थे तो दुश्मनों की तादाद भी कम नहीं थी। बीनी के एक जिम्मेदार से जमीन के एक टुकड़े पर उसकी मुकदमेबाजी चल रही थी।
वो दोनों जमीन की कीमत से कई गुना ज्यादा मुकदमे पर खर्च कर चुके थे, लेकिन कोई भी उससे दस्तबरदार नहीं हो रहा था। दूसरे जिम्मेदार सराज की हवेली भी बीनी गांव में ही थी। चौधरी बरकत अली गांव की हवेली छोड़कर टिब्बे वाली हवेली में सिर्फ इसलिए रह रहा था कि चौधरी सराय से आमना सामना ना हो। लेकिन बाद लोगों का ख्याल था कि चौधरी बरकत अली अनाज की स्मगलिंग में मुलव्वस था और इसलिए टिब्बे वाली हवेली में रह रहा था, क्योंकि वहां से सरहद बिल्कुल सामने थी और इधर का माल आसानी से उधर पहुंचाया जा सकता था। यह आज से 15 साल पहले की बात थी। चौधरी बरकत अली की बेटी भी सर्दियों की 10 दिन की छुट्टियों में गांव आई हुई थी। फैसलाबाद से चौधरी बरकत अली का एक दोस्त रशीद भी अपनी फैमिली के साथ हवेली का मेहमान बना हुआ था। रशीद का फैसलाबाद में साबुन का कारखाना था। उसके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 22-23 साल रही होगी, उससे छोटा लड़का था और फिर 2 लड़कियां थी। रशीद अपनी बेटी के रिश्ते के लिए चौधरी बरकत अली के बेटे के चक्कर में था, जो आला तालीम के लिए बाहर गया हुआ था। वो दिसंबर की चिटरी हुई रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। ठंडी हवा के झोंकों से सर्दी पहले ही बढ़ गई थी और बारिश के बाद उस सर्दी के मजीद बढ़ जाने का इम्कान था। रात के 10 बज रहे थे। खाना खाने के बाद चौधरी बरकत अली और उसकी बीवी और रशीद एक कमरे में बैठे अपने बच्चों के रिश्ते के बारे में बातें कर रहे थे। रशीद का बेटा अपने कमरे में सो चुका था। अलबत्ता चौधरी की बेटी और रशीद की बेटियां एक ही कमरे में दुबकी हुई बातें कर रही थी। जब पुराने दोस्त मुद्दत बाद मिलते हैं तो आमतौर पर रातें गपशप में जाग कर ही गुजर जाती है और यही सूरत कुछ इस हवेली में भी थी। बात से बात निकल रही थी, कह के लग रहे थे, पुरानी यादें ताजा हो रही थी। वक्त गुजरने का किसी को एहसास नहीं रहा था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हवेली के बाहर भी नौकरों के लिए 2-3 कच्चे मकान थे। बाल नौकर हवेली के अंदर भी रहते थे जो सो चुके थे। गालबन 2 बजे का वक्त था। दफन हवेली के बाहर शोर की आवाज सुनाई थी। औरतों और बच्चों की चीखें आसमान को छू रही थी। उनमें मर्दों की चीखें भी शामिल थी। लगता था जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया हो। सन 65 की जंग में भी आधी रात को कुछ ऐसा ही शोर उठा था, जब भारत की फौजों ने अचानक ही रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया था। लेकिन ये शोर कुछ अजीब सा था। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बड़ी हद तक मामूल पर आ चुके थे और किसी जंग का कोई इम्कान ना था। ये शोर कैसा है? रशीद ने सवालिया निगाहों से चौधरी बरकत अली की तरफ देखा। उसके लहजे में हल्का सा खौफ था। देखता हूँ क्या बात है। मवेशी चोरों के गिरोह रात को वारदातें करते रहते हैं। हो सकता है मदारों ने किसी को मवेशी चोरी करते देखकर शोर मचा दिया हो। चौधरी बरकत अली कमरे से बाहर आकर नौकरों को आवाज़ें देने लगा। नूरे, ओए नूरे, कहाँ हो तुम? बाहर शोर कैसा है? चौधरी जी, डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया है। नूरा हवेली के एक कोने से टूटता हुआ आ गया। उससे पहले कि चौधरी बरकत अली कुछ कहता, 2-3 आदमी हवेली की दीवार फांद कर अंदर आ गए। उनके चेहरों पर डांठे बंधे हुए थे। हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी। दीवारों से कूदते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली नूरे को लगी कि वो चीखता हुआ वहीं ढेर हो गया। चौधरी बरकत अली ने भागकर कमरे में घुसने की कोशिश की, मगर 2 गोलियों ने उसे भी दरवाजे के बाहर ही ढेर कर दिया। रशीद, उसकी बीवी और चौधरी की बीवी शोर मचाने लगे। दूसरे कमरे से लड़कियों की चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और फिर विदा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगी। हमलावर कमरों में घुसकर इंसानों को मौत के घाट उतार रहे थे। वो तकरीबन आधे घंटे तक गोलियां बरसाते रहे। शैतान रक्स करता रहा और इंसान खाको खून में लूटते रहे। हमलावरों में से 2 आदमियों ने हवेली में मुख्तलिफ जगहों पर आग लगा दी। आग फौरन ही फैलने लगी। हमलावर कुछ देर तक शैतानी अंदाज में कह के लगाते रहे, फिर फाटक खोलकर बाहर निकल गए। एक नकाबपोश ने लकड़ी के गेट के पास भी जलती हुई मशल फेंक दी। उन नकाबपोशों की तादाद 8 थी। वो दौड़ते हुए टिब्बे की दूसरी तरफ चले गए, जहां उनके घोड़े खड़े थे। एक आदमी घोड़ों के पास ही मौजूद था। वो सब लोग घोड़ों पर बैठकर फरार हो गए। निस्फ मील दूर बीनी के लोग फायरिंग और शोर की आवाजें सुनकर घरों से बाहर निकल आए। हवेली से आग के शोले उठते देखकर उन्हें समझने में देर न लगी कि चौधरी बरकत अली की हवेली को डाकुओं ने घेर लिया है। हमलावर चौधरी की कोई पार्टी भी हो सकती थी और डाकुओं का कोई गिरोह भी। कुछ लोग बंदूकें, लाठियां और कुल्हाड़ियां उठाकर हवेली की तरफ दौड़ पड़े। हवेली तक पहुंचने में चंद मिनट लग गए। हवेली के बाहर वाले मकानों में रहने वाले मज़ारे इधर उधर भागते हुए शोर मचा रहे थे। गांव से आने वाले लोग भी हवेली से दूर ही रह गए थे। हवेली में लगी आग ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था।
आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। बाल्टियों से पानी डालकर ये आग नहीं बुझाई जा सकती थी। लेकिन फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हुई और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव से आए हुए लोग बरगद और पीपल के दरख्तों के नीचे खड़े होकर बेबस नजरों से जलती हुई हवेली को देख रहे थे। शोले आसमान से बातें कर रहे थे, लेकिन 10-15 मिनट बाद शोलों की बुलंदी कम होने लगी। तेज और मूसलाधार बारिश हवेली की आग बुझाने में मददगार साबित हो रही थी। तकरीबन 2 घंटों की मुसलसल बारिश से हवेली की आग तो बुझ गई, अलबत्ता कहीं कहीं से धुआं अब भी उठ रहा था। गांव से आए हुए लोग अब भी हवेली से दूर दरख्तों के नीचे खड़े थे। हवेली की तरफ से ढुलान पर पानी सैलाब की तरह बह रहा था। बारिश तकरीबन आधा घंटा और उसी शदोमद के साथ जारी रही और फिर उसका जोर टूटने लगा। गांव वालों ने यह देखा कि बारिश के दौरान या इससे पहले कोई वीरू हवेली से बाहर नहीं आया था, और अब जबकि बारिश का जोर टूट चुका था, चंद आदमी दरख्तों के नीचे से निकलकर टार्चों की रोशनी में हवेली की तरफ बढ़ने लगे। टार्चों की रोशनी में उन्होंने जली हुई हवेली में जो कुछ देखा वो उन्हें हवास बाख्ता करने के लिए काफी था। हवेली के सेन में और मुख्तलिफ कमरों में 12 इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी। बाद लाशें आग में जलकर राख हो चुकी थी और बाद अध जली हुई थी। गोश्त जलने की बू चारों तरफ फैली हुई थी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। अगर बारिश ना होती तो हवेली मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी होती। वो लोग दौड़ते और चीखते हुए हवेली से बाहर आ गए और चीख चीख कर दरख्तों के नीचे खड़े हुए लोगों को बताने लगे कि उन्होंने हवेली में क्या देखा। हवेली के बाहर वाले मकानों में रहने वाले चंद मज़ारे भी दरख्तों के नीचे जमा हो गए थे और वो रो रो कर बता रहे थे कि 8-10 नकाबपोशों ने अचानक ही हवेली पर हमला कर दिया था और वो फिर घोड़ों पर बैठकर फरार हो गए थे। कुछ लोग गांव की तरफ वापस दौड़ गए। खाना तो बहुत दूर था, अलबत्ता गांव में छोटी सी पुलिस चौकी मौजूद थी जिसका हमला एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और 19 दर्जन कांस्टेबलों पर मुश्तमिल था। लेकिन जब वो लोग पुलिस चौकी पहुंचे तो पता चला कि एएसआई घर पर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। हेड कांस्टेबल भी चौकी से मुले कमरे में सो रहा था और ड्यूटी पर मौजूद 2 कांस्टेबल कुर्सियों पर बैठे ऊँग रहे थे। संतरी बादशाह, एक आदमी ने एक कांस्टेबल को झिंझोड़ते हुए था, उधर चौधरी बरकत अली की हवेली में क़यामत आ गई और तुम लोग आराम से सो रहे हो। ओए क्या हुआ? कौन है? कौन आ गया? कहाँ आ गई? कांस्टेबल गड़बड़ा कर उठ गया और बदहवास निगाहों से इधर उधर देखने लगा। क़यामत सुगरा आ गई है चौधरी बरकत अली की हवेली में। उस शख्स ने कहा, सुगरा को तो उस गांव से निकाल दिया गया था, वो दोबारा यहाँ कैसे आ गई? कांस्टेबल उठकर अपनी बेड दुरुस्त करने लगा। उसने अपने दूसरे साथी को भी जगा दिया था। ओए शीदे उठो, सुगरा दोबारा यहाँ आ गई, उसकी वजह से यहाँ कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, इसलिए उसे गांव से बाहर निकाला गया था, वो फिर आ गई है। और मैं उस सुगरा की बात नहीं कर रहा संतरी बादशाह, उस शख्स ने कहा। क्या मैं सुगरा की बात कर रहा हूँ? चौधरी बरकत अली की हवेली में 10-12 आदमियों को कत्ल करके आग लगा दी गई है। और वो अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी कर लिया करो, संतरी बोला। चौधरी बरकत की हवेली में घुसकर कत्ल कौन कर सकता है? आप चल कर तो देखो, खानेदार को जगाओ, वहां तो क़यामत बची गया। दूसरे शख्स ने कहा। कांस्टेबल ने दरवाजे के करीब आकर बाहर देखा। हल्की बूंदाबांदी अब भी हो रही थी और बाहर तो मी बरस रहा है। वो बोला, आप थानेदार को जगाएं जी। वो शख्स बोला। आधे घंटे की बहस और तकरार के बाद थानेदार को घर से जगा कर लाया गया। उसकी उम्र 40 साल से कुछ ऊपर ही थी। उसकी सारी जिंदगी पुलिस में गुजरी थी, लेकिन वो एएसआई के ओहदे से आगे नहीं बढ़ सका था। वो बड़ी मुश्किल से उन लोगों के साथ हवेली की तरफ जाने पर आमादा हो सका था। 4 कांस्टेबल और एक एएसआई जब चौधरी बरकत अली की जली हुई हवेली में दाखिल हुए तो टार्चों की रोशनी में सूरत हाल का जायजा लेते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। थाने से इंस्पेक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा और इंस्पेक्टर साहब को सुबह से पहले नहीं बुलाया जा सकता। इसी दौरान कोई हवेली में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेगा। एएसआई ने 2 कांस्टेबलों को वहीं छोड़ दिया और हवेली के बाहर वाले मकानों में रहने वाले 3-4 मज़ारों को पकड़कर ले आया। इंस्पेक्टर सुबह 10 बजे से पहले नहीं आया था। इसी दौरान बीनी और आसपास की छोटी छोटी बस्तियों के लोग भी वहां जमा हो चुके थे। जली और मीम जरी लाशें उठवा दी गईं। चौधरी बरकत अली का कोई रिश्तेदार गांव में नहीं था। लाहौर शहर में उसके दूसरे रिश्तेदारों को इतला दी गई थी और फिर उसके बेटे को भी लंदन में इतला भिजवा दी गई। चौधरी बरकत अली के रिश्तेदार यूं तो बहुत थे, मगर सबसे करीबी अजीज एक चचाजाद भाई था जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। लाहौर से फैसलाबाद उसकी बसें चलती थी। वो तो इतला मिलते ही रोता पीटता गाँव पहुंच गया। दूसरे रिश्तेदार भी आ गए, मगर लंदन में जेरे तालीम बेटा कई रोज बाद ही पहुंच सका। चौधरी बरकत अली का बेटा सज्जाद माँ बाप और बहन के चेलम तक गांव में रहा। फिर तमाम जमीनें
अपने बाप के कदन चौधरी हमीद के हवाले करके दोबारा उसूल तालीम के लिए लंदन वापस चला गया। 3 साल बाद वह लाहौर वापस आया। टिब्बे वाली हवेली जूं की तूं आज जली पड़ी थी, लेकिन उसने हवेली की मुरम्मत नहीं करवाई। गांव वाली हवेली में भी रहना पसंद नहीं किया, बल्कि समनाबाद में एक कोठी खरीद ली और वहीं रहने लगा। जमीनों की देखभाल के लिए मैनेजर रख लिया और गांव वाली हवेली उसे रिहाइश के लिए दे दी। खुद कभी कभार गांव जाकर जमीनों का चक्कर लगा आता। टिब्बे वाली आज जली हवेली 15 साल से वीरान पड़ी थी और इस अरफा में खासी बदनाम हो चुकी थी। चौधरी बरकत अली उसके घर वालों और मेहमानों के कातिल नहीं पकड़े गए थे। पुलिस ने पहले चौधरी सराज को शुबे की बिना पर हिरासत में लिया था, लेकिन चंद ही रोज बाद उसे छोड़ देना पड़ा, क्योंकि जिस रात हवेली में 12 अफराद के कत्ल की ये वारदात हुई थी, उस रात चौधरी सराज सियालकोट में था। लोगों ने उस अजली हवेली की तरफ आना छोड़ दिया था। रात के वक्त हवेली में रोशनी सी चमकती नजर आती। कभी कभी चीखों और कैकों की आवाजें भी सुनाई देती। आम लोगों का ख्याल था कि उस हवेली में चौधरी बरकत अली और उसके अहले खाना और मेहमानों की रूहें भटकती रहती हैं, और बाद लोग ये समझते थे कि स्मगलरों ने उस अजली हवेली पर कब्जा कर रखा है। और जिस रात वो लोग बाल लेकर हवेली में आते हैं, उस रात हवेली में रोशनी ऐसी चमकती हुई नजर आती हैं। लेकिन बाद संजीदा किस्म के लोगों को इस बात का यकीन था कि हवेली में कोई असेब वगैरह नहीं, बल्कि सारा चक्कर स्मगलरों का चलाया हुआ है, ताकि लोग उस तरफ का रुख ना करें। उन दिनों एक नया थानेदार आया हुआ था। वो अक्सर गांव की चौकी के चक्कर लगाता रहता था, और ये इत्तेफाक की बात थी कि जिस रोज वो गांव का गश्त करके जाता था, उसे अगले रोज हवेली में पुरस्रार किस्म की सरगर्मियां दिखाई देती। उस थानेदार के बारे में भी इलाके में बहुत किस्से मशहूर हो चुके थे। बाद लोगों को यकीन था कि वो स्मगलरों से मिला हुआ है। जिस रोज वो गांव का गश्त करके जाता, उससे अगले रोज ही रात को हवेली में पुरस्रार सरगर्मियां दिखाई देती थी। थानेदार की आमदो इसको गोया स्मगलरों के लिए इशारा होता था कि लाइन क्लियर है। वो भी सर्दियों की एक रात थी, गालिबन 2 बजे का वक्त रहा होगा। आज जली हवेली में पुरस्रार सरगर्मियां दिखाई दी थी, और फिर बड़ी खामोशी से पुलिस की बारी नफरी ने चारों तरफ से घेरे में उसे ले लिया। पुलिस वालों की तादाद 40-50 से किसी तरह कम न थी। पुलिस की उस पार्टी की क़यादत एक डीएसपी कर रहा था, जबकि 2 इंस्पेक्टर भी थे। पुलिस वाले दरख्तों की आड़ लिए राइफलें संभाले होशियार खड़े थे। डीएसपी ने मुख्तलिफ सिमतों में खड़े हुए दोनों इंस्पेक्टरों को मखसूस सिग्नल दिया और चारों तरफ पुलिस के जवान आगे बढ़ने लगे। वो 2 राइफलें ताने बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे, और बिलाकर वो हवेली से चंद कदम के फासले पर रुक गए। डीएसपी बरगद के एक दरख्त की आड़ में खड़ा था। दरख्त का तना इतना मोटा था कि उसके पीछे 4 आदमी आसानी से छुप सकते थे। लंबी लंबी जटाएं शाखों से ढकी हुई थी। एशली के हाथ में मेगाफोन था। वो कुछ देर तक हवेली की तरफ देखता रहा, फिर मेगाफोन का बटन दबा दिया और उसे ऊँटों से लगाते हुए बोला, ये हवेली चारों तरफ से पुलिस के घेरे में है। अंदर जो भी लोग मौजूद हैं वो हाथ उठाकर बाहर आ जाए। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। मैं 5 तक गिनूंगा। अगर तुम लोग बाहर ना निकले तो हवेली पर दावा बोल दिया जाएगा। उसके साथ ही गिनती शुरू होगी। 5 कहने के बाद भी खामोशी रही। डीएसपी ने चंद सेकंड इंतजार किया और फिर अपने मातहतों को सिग्नल दे दिया। पुलिस वाले अपनी अपनी कमीन गाहों से निकलकर हवेली की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पुलिस वालों ने ताकतवर टार्चों की रोशनी में आज जली हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हैरत है, डीएसपी ने अपने करीब खड़े हुए इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। इतला देने वाले ने अल्फिया तौर पर कहा था कि स्मगलर उस हवेली में मौजूद है, लेकिन यहाँ तो किसी का नामो निशान तक नहीं है। हो सकता है ये इतला में गुमराह करने के लिए दी गई हो। इंस्पेक्टर ने कहा। क्या मतलब? डीएसपी ने उसे घूरा। मतलब ये है कि हमें इस तरफ उलझा दिया गया और स्मगलरों की पार्टी किसी और तरफ से निकल गई। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। ये बात हल से नहीं उतरती। डीएसपी ने कहा, स्मगलिंग की रोकथाम हमारा शोबा है, उसके लिए कस्टम्स और रेंजर मौजूद है। अगर स्मगलरों के किसी गिरोह को सरहद पार करना हो तो रेंजर को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हमारा काम तो इलाके में अमनो अमान कायम रखना है। इतला देने वाले ने मुझे खास तौर पर इतला इसलिए दी थी कि ये हमारा इलाका है, लेकिन इतला गलत साबित हुई। इंस्पेक्टर ने उसकी बात काट दी। या हो सकता है वो लोग हमारे आने से पहले ही यहाँ से निकल चुके हो सकता है, डीएसपी ने कहा। बहरहाल जवानों को वापसी का हुक्म दो। पुलिस के जवान हुक्म मिलते ही टिब्बे से उतरकर खेतों के दरमियान उस पगडंडी की तरफ चलने लगे। तो बल खाती हुई वहां से तकरीबन 10 मील दूर सड़क तक चली गई थी। सड़क पर पुलिस की 2 और जीपें भी खड़ी हुई थी। गांव वहां से दाईं तरफ खासे फासले पर था। दोनों जीपें और दोनों ट्रक बुड़कर शहर की तरफ रवाना हो गए। ट्रकों में भरे हुए पुलिस वाले उस नाकाम छापे पर तबसरे कर रहे थे।
हमारे डिप्टी साहब को नंबर बनाने का बड़ा शौक है, एक कांस्टेबल कह रहा था। हार इतना मिलते ही भाग उठते हैं, बिला वजह रात जाया कर दी। दूसरा कांस्टेबल बोला, मुझे तो लगता है उन स्मगलरों को भी छापे की इतला मिल गई थी, वो लोग हमारे आने से पहले ही भाग निकले। हो सकता है वो माल लेकर सरहद पार गए हों। तीसरा पुलिस वाला अपने करीब बैठे हुए साथी की तरफ देखते हुए बोला, मेरा तो ख्याल है कि इलाके के थाने ही से उन्हें इतला मिली होगी। लानत भेजो उन सब पर, मुझे तो बड़े जोर की नींद आ रही है। उस कांस्टेबल ने जवाब दिया, पुलिस की जीपें और ट्रक बेद रफ्तारी से शादीपुर की तरफ जा रही थी। उधर आज अली वैरान हवेली की सूरत-ए-हाल बदल गई थी। पुलिस की मौजूदगी में वहाँ किसी वीरों का नामो निशान तक नजर नहीं आया था, लेकिन अब वहाँ जिंदगी के आसार नजर आने लगे थे। हवेली का एक कमरा जिसकी तकरीबन आधी छत गिर चुकी थी, किसी की मौजूदगी का पता दे रहा था। उस कमरे के एक वीराने में फर्श का एक हिस्सा इस तरह चाक होने लगा जैसे उसे नीचे से किसी तेजधार छुरी से काटा जा रहा हो।